जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए भाई। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। मैं हर बार जब भी वीडियो आपको भेजता हूं तो यही बोलता हूं कि पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें एग्जामों को क्रैक करना है, एग्जामों को क्वालिफाई करना है, तो हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले सन 1992 में 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए 1992 में पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी की रक्षा के लिए, पृथ्वी के प्रति जागरूक करने के लिए ये हम 22 अप्रैल 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहली बार 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था और तब से लेकर हम आज तक 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, तो ये थी आपको थोड़ी सी जानकारी 22 अप्रैल के बारे में। तो हम अब ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन आपको आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो यहां पर समझना है हमको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। और इनमें से इनके कूट दे रखे बना करके। तो बताइए कि पहला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए, ध्यान रखना, यहां पर पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति यानी कि ए और डी। तो ए और डी यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ए और डी, यानी कि पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो ध्यान रखना है यहां पर बच्चों, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। यानी कि परंपरागत वो जिनका उपयोग हम बहुत दिनों से, बहुत पुराने समय से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, वो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और गैर परंपरागत यानी कि ऐसे स्रोत जो पहले से मौजूद थे लेकिन उनको परिवर्तित करके उन ऊर्जा स्रोतों को टेक्निकल माध्यम से उनसे ऊर्जा प्राप्त करना, वो गैर परंपरागत, यानी कि अभी इनको बोलते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, यानी कि ये ऊर्जा के रूप में नए रूप में प्रयोग किए गए हैं, पहले से नहीं। जो पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जो अभी नए उनको गैर परंपरागत कह लेते हैं। यानी कि पवन पहले से ही मौजूद थी लेकिन हमने इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं करते थे। अब क्या है कि जो तेज चलती हवाएं हैं, पवन चक्की जिनको बोलते हैं, पवन चक्कियां, तो पवन चक्की यानी कि उनकी जो बहती हुई हवा से ऊर्जा प्राप्त करना पवन ऊर्जा कहलाता है। तो अब ऊर्जा, पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम पवन चक्कियों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही ज्वार शक्ति, समुद्र का जल पहले से ही था, ज्वार भाटे आते रहते थे, लेकिन हमने ऊर्जा बनाना अभी शुरू किया है, तो उसको ज्वार शक्ति, यानी कि जो पानी होता है, जब ज्वार भाटा आता है तो जब पानी का तल ऊपर जाता है और वापस स्पीड के साथ लौटता है, तो वहीं पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं, टरबाइन, तो उससे बिजली पैदा होती है। जैसे सूर्य ऊर्जा, तो सूर्य ऊर्जा भी गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आता है, क्योंकि सूर्य पहले से ही था लेकिन हम सूर्य ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से
सौर सेलों के माध्यम से हम सौर ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आता है। चलिए यहां पर आपका ये क्वेश्चन यहां हुआ है, जैसे कोयला है तो कोयला को हम बहुत पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, तो कोयला एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थ को भी हम बहुत पहले से ही एक परंपरा के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ये भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ये दोनों कोयला और पेट्रोलियम ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान में क्वेश्चन आता रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है हमारा राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, या संविधान सभा के महासचिव पूछ सकते, सॉरी, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के सभापति पूछ लेता है, सभापति। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तब भी आपका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही संविधान सभा की स्थायी समिति के भी अध्यक्ष थे, स्थायी समिति के भी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ध्यान रखना, सन 1946 में ये जो संविधान सभा है, तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी। इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। उसी ने संविधान सभा बनाने के लिए ये प्रारूप दिया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था, और इसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। और इसी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो सभापति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। तो संविधान का डिजाइन तैयार करने वाली जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस प्रकार जो संविधान का मेन ड्राफ्ट तैयार किया था वो प्रारूप समिति ने किया था, और प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के मुंशी ये प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों में शामिल थे। जो अन्य बचे हुए जो 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के, तो प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे वो थे आपके 7। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो संपत्ति का अधिकार इस समय हमारा कानूनी अधिकार है, सिर्फ कानूनी अधिकार, जिसको बोलते हैं सांविधिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। तो कानूनी अधिकार है या सांविधिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल था, यानी कि पहले जो मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में वो आपके थे 7। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, और इसको आर्टिकल 300 में इसको व्यवस्थित कर दिया गया।
300 का आर्टिकल में व्यवस्थित कर दिया गया और भाग 12 में व्यवस्थित कर दिया गया। भाग 12 और आर्टिकल 300 का में व्यवस्थित कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार अब केवल और केवल सांविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था और अब इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 300 का में और भाग 12 में व्यवस्थित कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि संवैधानिक अधिकार यानी कि ऐसे अधिकार जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है या संविधान के किसी भाग में उल्लेख किया गया है या संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, उसको हम संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकारों को भी संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन, यहां पर चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आता रहता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस समय हम देखेंगे तो रामनगर नैनीताल के अंतर्गत आता है, नैनीताल के अंतर्गत आता है, रामनगर में। अब इसका नाम ध्यान रखना है, इसी पार्क को हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। और इसका जो अब वर्तमान नाम हो गया है वो, इसका नाम वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया है गंगा नेशनल पार्क के नाम से इसको वर्तमान में जाना जाए, गंगा नेशनल पार्क। तो गंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है वर्तमान में। सबसे पहले था हैली नेशनल पार्क, उसके बाद था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वर्तमान में गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो वर्तमान में रामनगर नैनीताल जिले के अंतर्गत उत्तराखंड में आता है, इसकी विशेषता यह है कि भारत में स्थापित किया जाने वाला पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। तो भारत में स्थापित किया जाने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या हैली नेशनल पार्क है, जिसका नाम गंगा नेशनल पार्क के नाम से अब जाना जाएगा। गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और इसकी स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। तो इस प्रकार भारत में स्थापित किया गया ये पहला नेशनल पार्क है। मैं आपको यहां पर ये समझा दूं कि वर्तमान समय में भारत में नेशनल पार्कों की संख्या देखें तो 106 है। भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा जो भारत में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं? 106। और भारत में स्थापित किया गया सबसे पहला पार्क ये है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। चलिए, तो टोटल राष्ट्रीय पार्क करते हैं अभी इस समय देखें तो 106 है और भारत में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखेंगे हम 5वें नंबर का कि सुंदरवन क्या है। तो सुंदरवन भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जीके में आपको एग्जाम में आता रहता है। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र का एक डेल्टा है। इंपॉर्टेंट कर लेना, सुंदरवन जो है वो एक गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है और देश की बात करें तो बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। तो सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है इस समय अगर देखें तो भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा है और उसकी विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। विशेषता क्या है इसको सुंदरवन? क्योंकि ये डेल्टा की जो मैंने आपको बताया कि डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति का होता है। त्रिभुजाकार आकृति का जो स्ट्रक्चर होती है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई जो अवसाद है, मिट्टी है, उसके द्वारा जो एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बनती है उसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन इसके चारों तरफ सुंदर सुंदर छोटे छोटे वन होने के कारण जो बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। जो छोटे छोटे मैनग्रोव वनों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। विशेषता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो ध्यान रखना, गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। और महानदी जो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य के अंतर्गत प्रवाहित होती है, महानदी, तो महानदी का भी डेल्टा एक बड़ा है। महानदी पर ही
एक बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ओडिशा राज्य में विश्व का सबसे लंबा बांध है। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चनिंग, ध्वनि का मापन किससे किया जाता है? ध्वनि का मापन किससे करते हैं? ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल में। डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं कि किस माध्यम से, किस स्रोत से ध्वनि की तीव्रता, कितनी ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न हुई, उसका मापन करते हैं हम डेसिबल में। जिससे क्वेश्चन आता है कि हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, तो पत्ते जब हिलते हैं तो उसकी ध्वनि से कितने डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न होती है? तो 10 डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न होती है पत्तों के हिलने से, जब बहुत ही कम हवा चलती है। यानी कि सांस लेने में भी हम जो ध्वनि को छोड़ते हैं वो भी 10 से 15 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। साधारण बातचीत हम करते हैं कि साधारण बातचीत जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वो है हमारी 45 डेसिबल की ध्वनि, या 45 से 60 डेसिबल की ध्वनि बोलते हैं। 7 डेसिबल की ध्वनि साधारण बातचीत करने में। और सबसे ज्यादा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, सबसे ज्यादा तीव्रता की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो जेट विमानों के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा, परमाणु विस्फोटों के द्वारा, मिसाइल परीक्षण के द्वारा। तो मिसाइल परीक्षण के द्वारा, परमाणु विस्फोट के द्वारा, जेट विमानों की आवाज के द्वारा और आकाशीय बिजली के चमकने के कारण जो ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न होती है वो सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। तो ध्वनि का मापन करते हैं हम डेसिबल में। चलिए, यहां पर क्वेश्चन ये आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। 7वें नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन इफेक्ट, इसको बोलते हैं ग्रीन इफेक्ट। ग्रीन इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव। तो हरित गृह प्रभाव की सबसे जो अधिक मात्रा होती है वो किस गैस के कारण होती है? तो ये होता है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा, यानी कि CO2 के द्वारा। तो CO2 गैस सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अब ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो ध्यान रखना, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, ग्रीन हाउस गैसें किसको बोलते हैं? यहां पर समझने की बात है कि ग्रीन हाउस गैसें उन गैसों को कहा जाता है जो वायुमंडल का और पृथ्वी का, यानी कि वायुमंडल या पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। तो ऐसी गैसें जो वायुमंडल का और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और उनसे जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव जो सबसे ज्यादा होता है वो CO2 के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, यानी कि CO2 गैस और आपका CH4 गैस और आप और आपका CFC गैस, आपका CO2 गैस, CH4 गैस, CFC गैस, O3 गैस, O3 और N2O। तो ध्यान रखना, यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 मीथेन गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, O3 ओजोन गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ये पांच जो गैसें हैं, ये 5 बड़ी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और इन्हीं 5 ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो वायुमंडल का तापमान गर्म हो रहा है, जो वायुमंडल गर्म हो रहा है, और उसी वायुमंडल के कारण जो पृथ्वी की ऊपरी सतह वो गर्म हो रही है, उसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो CO2 गैस के द्वारा होता है। और CO2 गैस लगभग 50% हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। सबसे ज्यादा ग्लोबल, इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो पृथ्वी गर्म हो रही है, दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, वैश्विक तापमापन भी कहते हैं। और वैश्विक तापमापन के लिए भी ये 5 गैसें जिम्मेदार होती हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी ये 5 गैसें जिम्मेदार होती है। सबसे बड़ी जो ग्रीन हाउस गैस है वो CO2 गैस है। चलिए, यहां पर मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कई बार आपको करा चुका हूं, जब से मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराना शुरू किया है इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ताजमहल का रंग बदरंग क्यों हो रहा है, ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है। तो ताजमहल का जो पीला रंग हो रहा है वो अम्लीय वर्षा के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है, एसिडिक रेन के कारण हो रहा है पीला रंग। तो ध्यान रखना, ताजमहल पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि अम्लीय वर्षा
जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती है, ध्यान रखना, SO2 गैस के कारण और NO2 गैस के कारण। ये दो गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसें तेल शोधन कारखाने से यानी कि तेल रिफाइनरी से निकलती है। यानी कि जब पेट्रोलियम पदार्थ को, यानी कि जब कच्चे तेल को, जिसको कच्चा तेल होता है जो विदेशों से मंगाया जाता है उसको पेट्रोलियम पदार्थ बोलते हैं, और उस पेट्रोलियम पदार्थ को जब तेल रिफाइनरियों में शुद्ध किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है, तो उस तेल रिफाइनरियों से SO2 और NO2 दो गैसें निकलती हैं, और जब ये वायुमंडल में फैलती हैं और जब वर्षा होती है तो उन वर्षा के द्वारा जो जल पृथ्वी पर नीचे गिरता है वो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, क्योंकि उसका पीएच मान, उसका जो पीएच मान है वो 6.4 हो जाता है, और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 6.4 होता है। और ये अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा उन इमारतों को नुकसान पहुंचाती है जो कि सफेद मार्बल से बनी हुई है। और जो तेल रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ी और सबसे पहली तेल रिफाइनरी है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है, और मथुरा जिले से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आगरा शहर है जिसमें ताजमहल बना है। और ये अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा ताजमहल को नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि उसमें SO2 और NO2 दो गैसें प्रमुख रूप से मिल जाती है जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए ताजमहल का रंग लगातार पीला हो रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। जो 1982 ईस्वी में एक भारतीय दल गया था अंटार्कटिक महाद्वीप पर, उसके प्रभारी कौन थे, किसके नेतृत्व में गया था? तो ये गया था डॉक्टर S.J. कासिम के नेतृत्व में, डॉक्टर S.J. कासिम के नेतृत्व में गया था 1982 में। तो सबसे पहले जो भारतीय दल पहुंचा था अंटार्कटिक महाद्वीप पर 1982 में, उस दल का जो नेतृत्व किया था डॉक्टर S.J. कासिम ने किया था, और ये दल गया था 1982 में। तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, और हम बात करें पृथ्वी पर टोटल महाद्वीप, तो पृथ्वी पर टोटल महाद्वीप है 7, यानी कि टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी पर क्रम से 5वां बड़ा महाद्वीप आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ध्यान रखना। और अंटार्कटिका महाद्वीप का जो नंबर आता है वो 5वां बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, चौथा बड़ा महाद्वीप हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है, 6ठा बड़ा महाद्वीप हमारा यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया हमारा 7वां बड़ा महाद्वीप है। तो टोटल महाद्वीप हमारे 7 हो गए। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने यहां से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 10वें नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? धुआं संघनन नहीं है। धुआं संघनन नहीं है, क्योंकि संघनन हम किसको बोलते हैं? कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि गैस से द्रव अवस्था, गैस से परिवर्तित द्रव अवस्था, यानी कि जब गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है उसको संघनन बोलते हैं, और इनमें धुआं संघनन नहीं है। बाकी ओस, कोहरा, पाला ये आपके संघनन है, कंडेंसेशन। वर्षा जो होती है वो भी संघनन के द्वारा होती है, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे 11वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय यानी कि शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो ये देखेंगे हम, तो ये पड़ेगा हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कि मान के चलना ये है हमारे यहाँ 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ है और इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री साउथ है, यानी कि ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा के और मकर रेखा के जो मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ही गर्म रहती है, यहाँ की जो जलवायु बहुत ही गर्म जलवायु रहती है, यहाँ का एक तरह से बहुत ही ज्यादा शुष्क एटमॉस्फेयर रहता है, तो इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। चलिए, तो विषुवत रेखा के निकटवर्ती का जो क्षेत्र कहलाता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए,
यहां पर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम क्या है? कल्पक्कम क्या है? बहुत क्वेश्चन आपको आता है। कल्पक्कम, तो कल्पक्कम है भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र है और यह है तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में। तो कुल मिलाकर अगर हम भारत में देखेंगे तो लगभग 22 से 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और जो अभी क्रियाशील भी हैं, और भारत में कुछ नए परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाए जा रहे हैं। जैसे मान के चलना, जैसे महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जैतापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है। तो इस तरह से ये भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। इसी को इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। इसी को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संगठन भी कहते हैं, या इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी बोलते हैं कल्पक्कम को। कल्पक्कम एक जगह है, यहां पर इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया है जो तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार ये कुछ भारत के परमाणु केंद्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जब से मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्य अवधि कितनी होती है? कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मैंने आपको बताया है कि राज्यसभा में कुल अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, जो कि 2026 तक रहेगी। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का जो काल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और राज्यसभा संसद का अपर हाउस है। चलिए यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14वें नंबर का क्वेश्चन कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है। तो यहां रखना, भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक जो होता है एक सेंट्रल बैंक होता है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, ऐसे ही भारत का भी एक सेंट्रल बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसी तरह से मैं देखता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, व्यापारिक बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो आपका ये आपको हो गया। चलिए, तो राष्ट्रीय आवास बैंक भी यहां पर है, एनएसबी जिसको बोलते हैं, इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। व्यापारिक बैंक जैसे एसबीआई बैंक एक भारत का सबसे बड़ा, एसबीआई बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार कराया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपका कई बार कराया है मैंने। मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये कई बार कहा है कि ये क्वेश्चन को 100% एक बार याद कर लेना, आपको आता रहेगा। तो मगध साम्राज्य का जो पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने की, अजातशत्रु ने, तो ये दूसरा शासक था। इसी तरह से अजातशत्रु की हत्या जो की थी वो उदयन ने की थी, ये तीसरा शासक था। तो इस तरह से ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था उदयन। तो इंपॉर्टेंट कर लेना, कालाशोक जो नागदशक का पुत्र था, नागवंश का, तो नागवंश का शासक था कालाशोक, जो नागदशक का पुत्र था या नागानंद का पुत्र था। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा गया है, काकवर्ण भी कहा गया है क्योंकि इसका रंग काला था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक हम देखें तो उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 16वें नंबर की,
तो 16वें नंबर का सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो जनरल क्वेश्चन आपका प्राचीन हिस्ट्री का आता रहता है, तो इसका निर्माण कराया था अशोक ने। सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के सांची शहर में है, मध्य प्रदेश के सांची शहर में है, सांची का स्तूप के नाम से जाना जाता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के नाम से कहा जाता है कि इसका निर्माण अशोक ने कराया था। कहा जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और स्तूप शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है, और स्तूप कहा जाता है कि यहाँ पर स्तूपों का निर्माण जो किया जाता है वो जो बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं उनके अस्थियां होते हैं, उनके अवशेष होते हैं, उनके रखकर एक जो बड़ी बिल्डिंग सी बनाई जाती है, एक बड़ी सी इमारत बनाई जाती है, जिसको हम प्रार्थना स्थल भी बोलते हैं। बौद्ध धर्म में स्तूप को प्रार्थना स्थल भी बोलते हैं, प्रार्थना स्थल। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुरु हैं उनके अवशेषों के ऊपर जो एक बिल्डिंग बनाई जाती है, जो एक इमारत बनाई जाती है, उसको स्तूप कहा जाता है। और स्तूप बौद्ध धर्म का एक प्रार्थनीय स्थल भी होता है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इन स्तूपों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध स्तूप था वो सांची का स्तूप था, जो मध्य प्रदेश के सांची शहर में स्थित है। और इसी स्तूप में हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया सांची के स्तूप में। चलिए यहां पर आपका क्वेश्चन हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और अशोक बिंदुसार का पुत्र था। तो ध्यान रखना, अशोक इस तरह से रिलेशन में अशोक के दादाजी हुए चंद्रगुप्त मौर्य। कई बार क्वेश्चन आया कि अशोक के दादाजी का नाम क्या था? सम्राट अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य थे, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना था, विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना था। चाणक्य भी कहा जाता है, मैंने इनके बारे में बताया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य थे। कौटिल्य ने एक संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है और भारत के प्राचीन काल की भी जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में कौटिल्य ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मैंने आपको वो स्टोरी बताई है, वो स्टोरी भी आपको मैंने पहले बता दी है। चलिए आगे देखेंगे हम यहां पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 17वां नंबर का क्वेश्चन। तो सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? ये कई बार मैंने क्वेश्चन बताया है, और अभी पीछे बच्चों की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा हुई थी उसमें भी आया है, मैंने सूर्य मंदिरों के बारे में बताया। तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। इसे कोणार्कपुरी का मंदिर भी बोलते हैं, कोणार्कपुरी का मंदिर भी बोलते हैं। इसको ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी बोलते हैं, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखना, उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्कपुरी का मंदिर भी बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। और यहीं पर मैंने आपको बताया कि खजुराहो के मंदिर भी हैं। खजुराहो के मंदिर बहुत ज्यादा आता है, जिनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था, चंदेल वंश के राजाओं ने। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर, जिनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। और ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। आबू यानी कि माउंट आबू बोल देते हैं, माउंट आबू बोल देते हैं, माउंट आबू। तो माउंट आबू एक पर्वत है जो राजस्थान में है। यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत है, राजस्थान में है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। धारचूला भी ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का एक पर्वतीय क्षेत्र है जो धारचूला के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं, जो क्रम से 15वीं राष्ट्रपति है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति, और महिला राष्ट्रपति में दूसरी हैं। तो अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं? 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू क्रम से 15वीं राष्ट्रपति है भारत की, और महिला के क्रम में पूछे तो दूसरी है, और आदिवासी महिला पहली है। तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करंट के लिए हिसाब से देख लेना, आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनमें से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं है। अगर वर्तमान में देखें तो डी.वाई. चंद्रचूड़, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये क्रम से कौन से हैं? 50वें, जिनको बोलते हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो क्रम से कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हीरालाल जी कानिया। तो इस प्रकार हमारे अभी तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं? 50। चलिए क्वेश्चन भी हमने यहां पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20वें नंबर का क्वेश्चन। तो नीना दावुलुरी क्यों चर्चा में है? नीना दावुलुरी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्हें मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण नीना दावुलुरी चर्चा में आई है। तो ये ध्यान रख लेना, इन्हें मिस अमेरिका चुना गया है। तो इस प्रकार हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए बड़ी तेजी के साथ। तो मैं चाहता हूं कि बेटा इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए। अगर आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, तो क्वेश्चनों को एक रजिस्टर में लिखिए, उनको क्या क्या मैंने आपको समझाया, किस किस के बारे में समझाया, इसको रटिए, और कल तक बिल्कुल कंफर्म करके इनको याद करिए, तभी आप जीएस को कंप्लीट कर पाएंगे। ध्यान रखना, जीएस बोल देते हैं स्टूडेंट को, जीएस बड़ा सिंपल है, इसको हम पढ़ लेंगे। ध्यान रख लेना, जीएस से हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना जीएस का और है ना कोई जीएस का छोर है। इतना बड़ा है कि आप मैथ को रट सकते हो, रीजनिंग को रट सकते हो, हिंदी को रट सकते हो, जीएस को कभी नहीं रख सकते। जीएस को तो केवल आपको याद करना है, तो बार बार पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। तो इस तरह से आप जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको ये जितने भी कराए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये आपका सोल्ड पेपर ही है जो विभिन्न परीक्षाओं में आपको आता रहता है। चलिए, ये आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट करिए। हम मिलेंगे आपको कल अच्छे क्वेश्चनों के साथ। पढ़िए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।